Hello friends, thanks for clicking my channel. This is part 2 of Philip Larkin. Okay, in this video we are going to discuss some important MCQs related with his literature and some important works by him. If you haven't watched part 1 of Philip Larkin, please watch it. Both videos are very beneficial for you. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉर्थ शिप के बारे में बात कर लें जो इनकी फर्स्ट कलेक्शन थी बुक की इज़ द डेब्यू कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय फिलिप लार्किन पब्लिश्ड इन 1945 टोटल 32 पोएम्स। ठीक है, तो ये इनकी डेब्यू कलेक्शन थी यानी कि सबसे पहली कलेक्शन थी पोएम्स की। ये पब्लिश हुई थी 1945 में। ओके, इसमें 32 पोएम्स हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है। द वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड अगेन इन 1966 बाय फेबर एंड फेबर लिमिटेड। तो इस वॉल्यूम को ना दोबारा से पब्लिश किया गया था 1966 में फेबर के द्वारा। इन द 1945 वर्जन देयर वर 31 आइटम्स। ठीक है, 1945 में जब पहली बार पब्लिश हुई थी तो इसमें 31 पोएम्स थी। एक और ऐड की गई बाद में, ठीक है, नंबर्ड विद रोमन न्यूमरल्स। इन द 1966 रीइश्यू एन एक्स्ट्रा पोएम, एक एक्स्ट्रा पोएम ये डालेगी इसमें, उसका नेम है वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट वाइल शी ब्रश्ड हर हेयर। ठीक है, तो ये पोएम जो थी इसको ऐड किया गया द एंड ऑफ दिस वॉल्यूम, सबसे एंड में ऐड किया गया था। किसमें? द नॉर्थ शिप में, इसी कलेक्शन में। ओके, तो आपने याद रखना है। जिल जो है ये एक नॉवल है जो फिलिप लार्किन ने लिखा था। जिल इज अ नॉवल बाय Philip Larkin, first published in 1946 by the Fortune Press when Larkin was 21 years old. जब लार्किन 21 year old थे तब उन्होंने ये नॉवल जो था पब्लिश करवाया था। and an undergraduate at सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड। तब वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे सेंट जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। The novel is set in wartime Oxford, the city in which it was written. तो नॉवल की सेटिंग जो है ना वार टाइम की है, जब युद्ध चल रहा था ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के टाइम पर। एंड जब इसी टाइम पर इन्होंने ये पोएम सॉरी ये नॉवल लिखा था। एंड प्रोटैगनिस्ट कौन है इसमें? जॉन कैम्प is a young man in this novel. Jill is Kemp's imaginary sister. तो इसमें ना मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो जो है वो कौन है? जॉन कैम्प है। जिल नॉवल में जॉन कैम्प प्रोटैगनिस्ट है, वो एक यंग मैन है। ठीक है, और जिल जो है, जिल इज कैम्प्स इमेजिनरी सिस्टर। जिल कैम्प की एक काल्पनिक बहन होती है जिसके बारे में उसने कल्पना की होती है, सिर्फ रियल नहीं होती। कैम्प देन डिस्कवर्स अ रियल लाइफ जिल कॉल्ड गिलियन। तो कैम्प फिर बाद में ना एक लड़की से मिलता है, उसका नाम है गिलियन। ठीक है, तो वो सोचता है कि जो मैंने जिल, जो मेरी इमेजिनरी सिस्टर है, वो मुझे मिल गई है गिलियन के रूप में। ठीक है, तो गिलियन को वो जिल समझता है। और जो गिलियन है, शी इज़ ए 15 year old कज़न ऑफ वार्नर्स फ्रेंड एलिजाबेथ। तो गिलियन जो है एक 15 साल की कज़न होती है। किसकी कज़न है? वार्नर के फ्रेंड एलिजाबेथ की कज़न होती है। कैम्प बिकम्स इन्फेचुएटेड विद गिलियन। कैम्प जो है इन्फेचुएटेड हो जाता है गिलियन के साथ। इन्फेचुएट होता है कि उसको लगाव हो जाता है उसके साथ। ठीक है, उनकी तरह का मोह हो जाता है गिलियन के साथ कैम्प को। बट हिज एडवांसेस आर थ्वाटेड बाय एलिजाबेथ एंड रीबफ्ड बाय गिलियन। लेकिन बाद में क्या होता है? ठीक है, उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, मन की भावना होती है, वो थ्वाटेड की जाती है। थ्वाटेड होता है कि उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, उसकी भावनाओं को दबा दिया जाता है। कौन दबाती है? एलिजाबेथ। एंड रीबफ्ड बाय गिलियन। बाद में जो गिलियन होती है वो भी उसकी फीलिंग्स को रिबफ कर देती है, यानी कि रिबफ करना होता है उसको भंग कर देना, शॉर्ट कर देना उसको, यानी उसकी फीलिंग को नहीं समझती हैं। नेक्स्ट इनकी एक नॉवल है अ गर्ल इन विंटर। ठीक है, सो ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट 1947 में फेबर एंड फेबर के द्वारा। इट वाज पब्लिश्ड इन द यूएसए इन 1962। तो यूएसए में इसकी पब्लिकेशन डेट अलग है। ठीक है, 1962। द मेन कैरेक्टर इन द नॉवल द गर्ल ऑफ द टाइटल इज कैथरीन लिंड, अ लाइब्रेरी असिस्टेंट। जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो है एक लड़की टाइटल वाली, अ गर्ल इन विंटर। वो कौन होती है? कैथरीन लिंड होती है।
ठीक है, वो एक लाइब्रेरी असिस्टेंट होती है वो लड़की। The action is condensed into a 12-hour period in which she has to leave the work to escort a colleague who has been taken ill. तो इसमें ये जो स्टोरी चलती है वो सिर्फ एक 12 आवर की ही स्टोरी है, 12 आवर में ही कंडेंस की हुई स्टोरी है इस नॉवल में। ठीक है, जो कैथरीन लिंड होती है वो क्या करती है इसमें, अपना काम छोड़कर एक अपने कोलीग को एस्कॉर्ट करना होता है, उसको सम्मान के साथ लेने जाती है। ठीक है, और जो बीमार हो गया होता है। द इंसिडेंट रिजल्ट्स इंडायरेक्टली इन हर रियलाइजेशन दैट शी नो लॉन्गर केयर्स फॉर रॉबिन। ठीक है, तो इस इंसिडेंट जो है इसका रिजल्ट क्या निकलता है बाद में कि वो ये रियलाइज़ करती है, उसको ये समझ आता है कि अब वो रॉबिन की केयर नहीं करती बिल्कुल भी, अब उसको रॉबिन की कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, ये रॉबिन कौन है, ये भी इसमें एक कैरेक्टर है। एन ओल्ड लव इंटरेस्ट शी हैड एज अ टीनेजर। जब कैथरीन लिन टीनेजर थी तब उसको रॉबिन के साथ लगाव हो गया था, प्यार हो गया था, लेकिन अब उसको बाद में रॉबिन के साथ कोई लगाव नहीं रहता। ठीक है, कोई वो केयर नहीं करती उसकी। नेक्स्ट जो है इनकी एक कलेक्शन है द लेस डिसीव्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1955 में। ठीक है, इट इज़ फिलिप लार्किन्स फर्स्ट मैच्योर कलेक्शन ऑफ पोइट्री। ये एक कलेक्शन है उनकी पोइट्री की, फर्स्ट मैच्योर जिसे हम कह सकते हैं। इसमें मेन पोइम्स कौन सी हैं, चर्च गोइंग टूर्स, मीडन नेम, बॉर्न येस्टरडे एंड लाइन्स ऑन अ यंग लेडीज ऑटोग्राफ एल्बम। इसमें जो बॉर्न येस्टरडे है ना, उसमें एक खास बात थी, ये लिखी गई थी फॉर द बर्थ ऑफ सैली एमिस। तो क्वेश्चन ऐसा आपको आ सकता है कि किसके बर्थ पर उन्होंने ये पोइम लिखी थी, सैली एमिस। ठीक है, ये उनकी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन थी उस टाइम पर, तो उसके बर्थ पर उन्होंने ये पोइम लिखी थी, बॉर्न येस्टरडे। नेक्स्ट इनकी पोइम कलेक्शन है द वेस्टर्न वेडिंग्स। इट्स ए कलेक्शन ऑफ 32 poems by Philip Larkin. It was first published by Faber in the United Kingdom on 28 February 1964. It contains many of Larkin's best poems. ठीक है, सच एज, तो ये इनकी इसमें इनकी बेस्ट पोइम्स हैं। ओके, 32 पोइम्स है इसमें। तो कौन कौन सी हैं, द वेस्टर्न वेडिंग्स, डेज, मिस्टर ब्लीनी, और ये रोमन में लिखी हुई एक लिपि है, एक ये पोएम है इसमें, और एक है एन एंड्रल टोन। ठीक है, तो ये सारी ही मेन पोएम्स हैं, इसकी समरी जरूर आप पढ़ लीजिएगा, कई बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता होता है इसमें से आपको। नेक्स्ट है हाई विंडोज। हाई विंडोज इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय इंग्लिश पोएट Philip Larkin and was published in 1974. Okay, and by Faber and Faber Limited. So ज़्यादातर इनकी पब्लिकेशन है Faber and Faber ने की हुई हैं, और इनकी डेट्स आपने याद रख लेनी है, पब्लिकेशन डेट। द कलेक्शन इज द लास्ट पब्लिकेशन ऑफ द न्यू पोइट्री बाय लार्किन बिफोर हिज डेथ इन 1985। तो ये इनकी एक तरह से लास्ट पब्लिकेशन मान सकते हैं इनकी पोइट्री की, इनकी डेथ से पहले, जो 1985 में पब्लिश हुई थी। एंड इट कंटेन सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स। इसमें बड़ी ज़्यादा फेमस पोएम्स डाली हुई हैं इस कलेक्शन में, इंक्लूडिंग टाइटल पीस। इसमें टाइटल पोएम जो है ये वो है हाई विंडोज। इसके अलावा एक है डुबलिन्स क्यू एंड दिस बी द वर्ड्स। ठीक है, ये आपने नेम याद रख लेने हैं पोएम्स के। अब इनकी कुछ कलेक्शंस हैं उसके बारे में याद कर लेते हैं हम, कुछ पोएम्स भी हैं और कुछ कलेक्शंस भी हैं। तो ये एक पोएम है इनकी डिसेप्शन, ठीक है, जो 1950 में आई थी। ओके, एन अर्ली मास्टरपीस रिटन व्हेन लार्किन वाज स्टिल इन हिज 20s। जब लार्किन अपने 20 ईयर के थे, 20 ईयर के अंडर ही थे, तब उन्होंने ये मास्टरपीस लिखा था। डिसेप्शन एक मास्टरपीस है इनका। ओके, डिसेप्शन वाज इंक्लूडेड इन लार्किन्स फर्स्ट मेजर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द लेस डिसीव्ड। तो इनका एक ना बड़ा एक पोइट्री का एक वॉल्यूम है, द लेस डिसीव्ड नेम है उसका, जो 1955 में पब्लिश हुआ था। तो उस वॉल्यूम में ये डिसेप्शन पोएम डाली गई है। ठीक है, Larkin addresses a girl now long dead, of course, and try to understand that she must have felt, famously comparing her mind to a drawer of knives lying open. तो लाकिन इसमें एक लड़की को एड्रेस कर रहे होते हैं, एक लड़की से बात कर रहे हैं जो अब मर चुकी हुई है काफ़ी देर से। ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको कैसा फील हुआ होगा उस टाइम पर, जब वो कंपेयर करते हैं उस लड़की के माइंड को
अ ड्रॉअर ऑफ नाइफ के साथ, ठीक है, जो खुला पड़ा है वहाँ पर, कि चाकुओं का एक ड्रॉअर खुला पड़ा है क्योंकि उसको चाकुओं से मारकर उसका मर्डर किया गया था लड़की का। तो इसको वो लड़की कैसे फील कर रही है उसके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं इस पोएम में, ठीक है। फिर है चर्च गोइंग पोएम, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मोस्ट पॉपुलर पोएम है इनकी, उनमें से एक है। ये भी लेस डिसीव्ड वॉल्यूम में है इनकी, चर्च गोइंग। इट्स अ ग्रेट सेकुलर पोएम अबाउट द चर्चेस, ठीक है। तो ये एक तरह की चर्च के बारे में ही बताया गया है इसमें। इन द पोएम द स्पीकर ऑफ द पोएम विजिट्स अ चर्च ऑन one of his bicycle rides and stops to have a look inside, though he isn't sure why he stopped. इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है पोएम में वो क्या करता है, एक चर्च को विजिट करने जाता है बाइसाइकिल राइड्स पर अपनी, ठीक है, और रुक कर ना चर्च को देखता है और सोचता है मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ, कि क्या वजह से मैं चर्च पे रुका हुआ हूँ, ठीक है। द टाइटल, असल में वो चर्च में जाता नहीं है, बस देखता ही है कि क्या हो रहा है चर्च में, लोग क्या करते हैं। द टाइटल कैरी इज अ डबल मीनिंग, बोथ गोइंग टू चर्च इफ ओनली टू लुक अराउंड रादर दैन टू वर्शिप देयर। तो टाइटल इसका ना डबल मीनिंग कैरी कर रहा है कि वो एक तरह से चर्च जा भी रहा है, ठीक है, और सिर्फ वो आसपास देख कर आ जाता है कि क्या हो रहा है चर्च में, रादर दैन टू वर्शिप देयर, कि वहाँ पर वर्शिप नहीं करता, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता है, वह जस्ट देख कर आ जाता है कि वो चर्च पे क्या हो रहा है और वो यहाँ पे आया क्यों है, वो सोचता है वहाँ पे जाकर। एंड द गोइंग और डिसअपियरिंग ऑफ चर्चेस एंड द चर्च फ्रॉम ब्रिटिश लाइफ, ठीक है, लैक ऑफ रिलीजियस फेथ इन द पोएम चर्च गोइंग, ठीक है। तो वहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि चर्च जाना और चर्चेस का डिसअपियर हो जाना, कि चर्चेस गायब होती जा रही हैं, कि लोगों में धर्म की भावना, धार्मिक भावना, ठीक है, परमात्मा के प्रति जो प्यार है इंसान का वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो वो ये चीज़ दर्शाई हुई है इस पोएम में। और लैक ऑफ रिलीजियस फेथ की धार्मिक चीज़ों में विश्वास का ख़त्म हो जाना, कम हो जाना इस पोएम में दिखाया गया है चर्च गोइंग में। इसके बाद उनकी पोएम है मिस्टर ब्लीनी, जो 1955 में पब्लिश हुई थी। फिलिप लार्किन कंप्लीटेड मिस्टर ब्लीनी इन मे 1955 एंड इट अपीयर्ड 9 years लेटर। ये 9 साल बाद जो थी पब्लिश हुई थी, ठीक है। इन इज थर्ड मेजर वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, तीसरे इनके वॉल्यूम में जो तीसरा इनका बड़ा वॉल्यूम था उसका नाम है द विस्टन वेडिंग्स, जो 1964 में पब्लिश हुआ था। उसमें ये पोएम डाली गई थी मिस्टर ब्लीनी के 9 साल के बाद। एंड द पोएम इज अबाउट अ प्रोफेशनल मैन रेंटिंग अ रूम इन वुमेन्स हाउस। ये पोएम जो है एक प्रोफेशनल मैन के बारे में है जो एक कमरा किराए पर ले लेता है एक औरत के घर पे, ठीक है, एक कमरा किराए पे ले लेता है, यहाँ औरत रह रही होती है एक। एंड म्यूजिंग ऑन द लाइफ ऑन द प्रीवियस टेनेंट मिस्टर ब्लीनी। तो म्यूजिंग होता है सोचना, ठीक है। तो वो जो पहला रहने वाला टेनेंट था, पहला जो किराएदार था, उसका नाम था मिस्टर ब्लीनी। तो उसके बारे में जो पोएट है या जो स्पीकर है इस पोएम में वो सोच रहा था कि मिस्टर ब्लीनी किस तरह का इंसान रहा है। इसके अलावा ना ये 2 लाइन्स हैं इंपॉर्टेंट, एक ये है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी बुक, कौन सी पोइट्री में ये लाइन्स लिखी हुई हैं, ली गई हैं कौन सी पोएम में से। व्हाट विल सर्वाइव ऑफ अस इज लव एंड लव इजंट स्ट्रॉन्गर देन डेथ जस्ट बिकॉज स्टैचूज होल्ड हैंड्स फॉर 600 years, ठीक है। तो ये जो हैं लाकिन की फेमस पोएम्स है, पोएम में से ली गई लाइन्स है, लाइन्स भी बड़ी फेमस है। तो ये ली गई हैं एन एंड्रुअल टॉम, इनकी एक पोइट्री में से, इनकी एक पोएम में से, ठीक है, जो 1964 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ MCQs हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलिप लार्किन वॉज अ डैश काइंड ऑफ पोएट, ही वॉज पैसिमिस्टिक पोएट, क्योंकि वो दुख भरी ही निराशावादी बातें करती हैं अपनी पोएम में। लार्किन्स अर्ली पोइट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय YB Yeats एंड थॉमस हार्डी। इन दोनों जो स्कॉलर्स हैं इनसे इनकी पोइट्री जो है इन्फ्लुएंस हुई है। फिलिप लार्किन डाइड ड्यू टू कैंसर, ओके, कैंसर से इनकी डेथ हो गई थी। लार्किन हैज़ बीन लाइब्रेरियन इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यहाँ पर वो लाइब्रेरियन थे। इन विच पोएम द पोएट विश टू बी अलोन वांट्स, इनकी पोएम है वांट्स, जिसमें पोएट जो है अकेला रहना चाहता है, अकेलेपन को ही प्रेफर करता है।
विच पोएम डिड लाकिन राइट फॉर द बर्थ ऑफ सैली एमीज? वो पोएम है बॉर्न येस्टरडे, ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कस किया है मैंने। हु इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ स्कूल पोइट्री? फिलिप लाकिन। तो एक आंदोलन चला था मूवमेंट ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है, तो इसमें फिलिप लाकिन जो थे वो एसोसिएटेड थे इसमें। तो इनको अगर क्वेश्चन आपको आ जाता होता है कि मूवमेंट ऑफ स्कूल पोइट्री के साथ कौन जुड़े हुए थे? फिलिप लाकिन। इवा एमिली डे जो है वो लाकिन की क्या है? मदर है। जिल एंड गर्ल इन विंटर, एक जिल नॉवल है इनका, एक गर्ल इन विंटर नॉवल है, ठीक है, जो लाकिन ने लिखे हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ टोन कैन बी सीन इन हिज पोइट्री? कन्वर्सेशनल टोन, ठीक है। तो टोन कैसी है इनकी? कन्वर्सेशनल टोन होती है, यानी कि एक तरह से वो बात कर रहे हैं रीडर के साथ। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ एन एरुंडल टोम? एन एरुंडल टोम इनकी फेमस पोएम है, उसकी थीम क्या है? थीम है इसकी मोर्टेलिटी एंड एन इनविटेबल पैसेज ऑफ टाइम, एंड दिस पोएम मॉक्स द आइडियल ऑफ एनल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये दिखाया गया है कि जो सच्चा प्यार करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने स्टैचूज बनवाए हुए हैं, उनका लव लॉन्ग चल रहा है काफ़ी, तो इस तरह का ही बताया हुआ है। इन द पोएम गोइंग गोइंग द पोएट मॉर्न्स एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ, गोइंग गोइंग पोएम में जो पोएट है वो किसके डिस्ट्रक्शन, किसके विनाश पर जो है विलाप करता है? इंग्लैंड्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ठीक है। द पोएम गोइंग गोइंग ड्रॉस रीडर्स अटेंशन टू इकोलॉजिकल कैलेमिटी, ठीक है, इकोलॉजिकल कैलेमिटी पर रीडर का जो ध्यान आकर्षित किया जाता है इस गोइंग गोइंग पोएम के द्वारा। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑबेट? ऑबेट की क्या थीम है? डार्क एंड ड्रीरी, यानी कि डेथ, ह्यूमन डायलेमा, इंसान की जो दुविधा होती है, टायरसम रूटीन ऑफ लाइफ, कि जब जो थकावट है हमारी ज़िंदगी की जो रूटीन है वो, एंड सेप्टिज्म ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन को लेकर सेप्टिज्म हो जाना, यानी कि शक्की हो जाना, कि रिलीजन पर विश्वास न रहना हमारा, ये ऑबेड की थीम्स है। व्हाट इज थीम ऑफ मिस्टर ब्लीनी? मिस्टर ब्लीनी पोएम की क्या थीम है? इनएस्केपेबल मोनोटनी ऑफ लाइफ, कि इनएस्केपेबल होता है जिससे हम भाग नहीं सकते, ठीक है, एक मोनोटनी होती बोरिंग, ठीक है, लाइफ जो है इतनी बोरिंग है कि हम उससे भाग नहीं सकते। हिज लॉनली लाइफ, उसकी लाइफ का अकेलापन, रिफ्लेक्ट्स नरेटर सेल्फ डाउट एंड एग्नी, तो ये नरेटर का जो सेल्फ डाउट है और एग्नी दुख, उसको रिफ्लेक्ट करती है ये पोएम। वल्नरेबिलिटी ऑफ द प्रिकेरियस मॉडर्न एग्जिस्टेंस, वल्नरेबिलिटी होती है कमज़ोरी, ठीक है, वीकनेस, प्रिकेरियस मॉडर्न एग्जिस्टेंस की जो प्रिकेरियस है, जो इसको हम इसका मीनिंग है कि अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो मॉडर्न एग्जिस्टेंस है उसकी अनसर्टेनिटी, कि अब हम जी रहे हैं इस जिंदगी में ये अनसर्टन है, ठीक है। एंड इन विच लैंग्वेज द नेम्स ऑफ द अर्ल एंड काउंटेस आर रिटन इन द पोएम एन एंड्रुअल टोम, जो 1964 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो किस लैंग्वेज में अर्ल और काउंटेस के नेम लिखे हुए हैं? वो लैटिन है लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ओके। एंड विच एनिमल कैन बी सीन एट द फीट ऑफ अर्ल एंड काउंटेस इन द पोएम एन एरुंडल टोम? सो एरुंडल टोम में एक अर्ल एंड काउंटेस हैं, ठीक है। अर्ल होता है एक तरह का राजा और काउंटेस होती है एक तरह की रानी, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके फीट पर कौन सा जानवर देखा जा सकता है? उनके जो स्टैचू बने हुए हैं, जो उनका मकबरा बना हुआ है, तो वो हैं डॉग्स, ठीक है। Who are the main characters whose effigies are there in the poem An Arundel Tomb? तो कौन मेन कैरेक्टर हैं जिनके एफिजीज यानी कि इनके स्टैचूज हम देख रहे हैं एन एरुंडल टॉम पोएम में? वो है अर्ल और दूसरा है काउंटेस, ठीक है। अर्ल किंग और काउंटेस उसकी रानी, इन दोनों के हैंड पकड़े हुए स्टैचूज जो हैं बनाए हुए हैं इस पोएम में। तो सारी पोएम इनके आसपास ही घूमती है। ये पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।